हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक, आर्क फिनोमेना एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले आज इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आर्क समझेंगे और इसको समझने के बाद फिर हम कवर करने वाले हैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को। इस पूरे डायग्राम में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो कोई भी इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत कर दीजिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ आर्क। आर्क कैसे पैदा होती है? तो आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई आपके गलियों के बाहर कोई ट्रांसफार्मर होता है तो वहां पे आर्क पैदा हो जाती है, उसमें तो वो फॉल्ट हो जाता है ना। या किसी वीडियो में आपने आर्क को फॉर्म होते हुए देखा होगा। ये आर्क बेसिकली फॉर्मेशन होता कैसे है? देखिए, सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आप सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स ले लीजिए। जब ये दोनों कॉन्टेक्ट्स एक दूसरे से दूर हो गए तो इनके बीच में यहाँ पे क्या आ गई? एयर आ गई। क्या आ गई? एयर। लेकिन जैसे ये कॉन्टेक्ट्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो जो कॉन्टेक्ट एरिया था वो डिक्रीज हो गया। पहले दोनों टच थे तो कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज्यादा था, लेकिन अब दोनों सेपरेट हो गए तो कॉन्टेक्ट एरिया घटा। फिर इसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ती है। कैसे? जब एरिया घट गया तो करंट डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट जमा हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या निकलेगी उनसे? सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। चार्ज से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होती है ना, तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने की वजह से जो आसपास की एयर है वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। बस, जब एयर आयोनाइज हो गई मतलब ज्यादा चार्ज कैरियर्स आ गए, तो बेसिकली जो करंट है वो ऐसे इस कॉन्टेक्ट से दूसरे कॉन्टेक्ट में फ्लो करने लगेगी एयर के थ्रू। तो जब करंट एयर के थ्रू फ्लो करती है तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्क। when current flows through the air, that is known as arc। ठीक है। चलिए, अब इसकी एक बहुत ही अहम बात और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आर्क है ना, इसका नेचर कैसा होता है? देखिए, यहाँ पे लिखा है सेल्फ सस्टेनिंग टाइप का होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये आर्क अपने आप ही बिल्डअप होते रहती है। अगर आपने इसको खत्म नहीं किया तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगी। अब ये आर्क अपने आप कैसे बिल्डअप होती है? देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर आपके एयर में यहाँ पे आसपास आर्क आ गई, मान लीजिए, है ना, करंट एकदम से बढ़ गई, तो क्या होगा? आसपास लॉस होगा। लॉस होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा मेरे भाई? टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसपास के और ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे और उससे आयनाइजेशन और बढ़ जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पार्टिकल्स आयनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब उनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है ना। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा? और ज्यादा करंट बिल्डअप होगी और ज्यादा आर्क पैदा होगी। तो आर्क देखिए, पहले इंक्रीज हुई, फिर टेम्परेचर इंक्रीज, आयनाइजेशन इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, फिर आर्क और ज्यादा इंक्रीज हुई। तो आर्क अपने आप ही बिल्ड होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बिल्ड होती जा रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आर्क में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, समझे? चलिए, तो ये आर्क के बारे में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि आर्क का नेचर सेल्फ सस्टेनिंग होता है। क्यों होता है सेल्फ सस्टेनिंग? क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला है। ओके, अच्छे समझ में आया ना? चलो भाई, अब देखो दोस्तों, ये जो फिगर आपको सामने दिख रहा है ये बहुत ही शानदार फिगर है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस फिगर को देखा होगा। इसमें क्या क्या दिया है? देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम वोल्टेज दे रखा है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे पीछे लैग करते हुए फॉल्ट करंट भी है। इस करंट को इस इंस्टेंट पे, है ना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या किया जा रहा है? एक्सटिंक्ट किया जा रहा है, इंटरप्ट किया जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हो आप। क्या किया जा रहा है? इस करंट को इंटरप्ट किया जा रहा है इस पॉइंट पे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है ये ऐसी है, इसके बाद ये ऐसा ऐसा हो गया और इसके बाद ये रिकवरी वोल्टेज होता है। इन सबको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए, जब ये करंट आना स्टार्ट हुआ उसके अक्रॉस ये वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे छोटा सा वोल्टेज है, ये कितने मैग्नीट्यूड का वोल्टेज है? बहुत ही छोटा सा वोल्टेज है, इतना वोल्टेज है ऐसे। तो ये जो वोल्टेज है इसे आर्क वोल्टेज कहते हैं। क्या होता है ये? जब भी कोई सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में आर्क आ जाती है ना, उनके बीच में आर्क आ जाती है। अब ये आर्क जो है ये क्या करेगी?
इसका आर्क का मतलब क्या होता है? देखो, अगर करंट फ्लो कर रही है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया इन दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ छोटा मोटा वोल्टेज ड्रॉप होता है, स्मॉल ड्रॉप आ जाता है। क्या आता है? स्मॉल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप आता है। और इसी छोटे वोल्टेज ड्रॉप को इन दोनों सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, छोटे से वोल्टेज ड्रॉप को हम कहते हैं आर्क वोल्टेज। यस, ये क्या है? इट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस जो छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप है वो आर्क वोल्टेज होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द वोल्टेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आर्क बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स। समझ में आ गया? यस। अब आते हैं, देखिए, दूसरे टर्म पे, रिकवरी वोल्टेज पे। बहुत ही सिंपल है ये। देखो यार, आर्क को आपने यहाँ पे इंटरप्ट किया, फिर जब भी आप आर्क को इंटरप्ट करते हो तो सबसे पहले ऐसे बड़ी सी वेवफॉर्म आती है, फिर ये वेवफॉर्म खत्म हो जाती है और एक फाइनाइट वैल्यू ऐसी कुछ आ जाती है ना, एक ऐसा स्टडी स्टेट आ जाता है। ये क्या है? स्टडी स्टेट पीरियड है भाई। तो स्टडी स्टेट पीरियड में जब आपकी आर्क फाइनली खत्म हो चुकी है, उस पीरियड में जो वोल्टेज अपीयर होता है कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस, उसे कहते हैं रिकवरी वोल्टेज ना। मतलब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस आर्क खत्म होने के बाद जो वोल्टेज आएगा, एक्सटिंक्ट होने के बाद, उसे रिकवरी वोल्टेज कहेंगे। आप सबको मालूम होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? पावर फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज को हम रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। और इसका नेचर कैसा होता है? ये आरएमएस वोल्टेज होता है। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज होता है। अंडरस्टूड? रिकवरी वोल्टेज। यस सर। सबसे ज्यादा अजीब टर्म जो है वो ये है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अब ये क्या बला है? देखिए, समझिए भाई, बहुत ही प्यार से समझिएगा। आपका ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, सिंपल। सर है तो सही। अब ये वोल्टेज वेवफॉर्म देखिए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आपने आर्क को इंटरप्ट किस पॉइंट पे किया है? इस करंट को इंटरप्ट किस पॉइंट पे किया है? इस पॉइंट पे किया है ना। अब इस पॉइंट पर जो सिस्टम का वोल्टेज है वो कितना है? इतना वोल्टेज है कि नहीं? बिल्कुल सर, इतना ही वोल्टेज है। ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज है, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना वोल्टेज आ रहा है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज है, इस इंस्टेंट का वोल्टेज है। इसीलिए इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, या फिर इसे कहते हैं भाई एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक रिकवरी वोल्टेज होता है वो आर्क के खत्म होने के बाद, और ये कब आता है? जब आर्क को इंटरप्ट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पर आता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इसे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कहेंगे। समझ में आ गया ना? आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो पढ़ लीजिए इसके बारे में एक बार। इट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स एट इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन। जब इंटरप्ट कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है वो आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, कितना होता है ये होता है Vm sin phi। Vm sin phi, आप अगर इन जनरल भी नेटवर्क थ्योरी में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? Vm sin ओमेगा t, ऐसे ही तो लिखते हैं, Vm sin ओमेगा t। ये भी कुछ वैसे ही लिखा है, Vm sin phi लिखा है। पाई क्या है? पावर फैक्टर एंगल है। अगर आपका पावर फैक्टर 1 है सर्किट का तो एंगल 0 डिग्री होगा, और यहाँ पे साइन 0 0 हो जाएगा, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आपका 0 आ जाएगा। लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा? देखिए, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ये है, ये चीज मैक्सिमम जब होगी जब साइन फाई की वैल्यू दोस्तों 1 हो। साइन फाई का वैल्यू 1 कब होगा मेरे भाई? जब आपका एंगल 90 डिग्री हो। एंगल 90 पे, पावर फैक्टर 0 पे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है गलती से भी। समझ गए ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? पावर फैक्टर 0 पे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम होता है। एंड यस, अगर आपका पावर फैक्टर देखिए 0 है, बहुत ही कम है, मतलब 0 ही है, वो तो बिल्कुल ही खत्म है, तो आपका मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो अगर पावर फैक्टर लो हुआ तो फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने में डिफिकल्टी आती है। इसलिए सर्किट का पावर फैक्टर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
चलते हैं आखिरी टर्म की तरफ, दैट इज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अंडरस्टूड? अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए यार, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और इसके बाद कोई भी डाउट आपका ना बचे। देखिए दोस्तों, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, अब ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है? देखिए उस वेवफॉर्म पे चलते हैं। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल सा। क्या होता है, जिस इंस्टेंट पे आर को इंटरप्ट करते हैं तो वोल्टेज को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो ट्रांजिएंट वाला और एक स्टडी स्टेट वाला। जो ट्रांजिएंट वाला वोल्टेज है इसे हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं, और जो स्टडी स्टेट वाला है इसे हम रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। बस एज सिंपल एज दैट, समझ गए? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड रिकवरी वोल्टेज। तो मेरे भाई जब आर को इंटरप्ट किया आपने इस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज अपीयर हुआ हाई फ्रीक्वेंसी का, वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ लीजिए। तो व्हेन आर्क इज इंटरप्टेड, एक हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप्स अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, इतना ज्यादा होता है, इतना हाई होता है कि दोबारा से ब्रेक डाउन करवा के आर्क को रीस्ट्राइक करवा दे। आर्क इसकी वजह से दोबारा से उत्पन्न हो सकती है, फिर से अपीयर हो सकती है, इसीलिए इसे रीस्ट्राइक कहते हैं। जैसे सांप होता है ना, सांप क्या करता है, रीस्ट्राइक करता है ना, बार बार डंक मारता है। तो इस तरीके से ये भी वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वजह से आर्क बार बार उत्पन्न हो जाएगी। ये कैसा वोल्टेज है, ट्रांजिएंट वोल्टेज है। रिकवरी वोल्टेज कैसा है, स्टडी स्टेट, लेकिन ये ट्रांजिएंट। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। इसको याद रखना बहुत ही आसान है ना। तो ये आपका सर्किट ब्रेकर का मतलब, ये आपका सर्किट है एट द टाइम ऑफ आर्क इंटरप्शन। ओके, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, बहुत आसान है, पहले से आपको मालूम भी होगा। चलो इसके बाद क्या है, बस ये आपसे पूछता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, या फिर आप यहाँ पे वीएम भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी रीस्ट्राइकिंग बराबर वीएम इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें आपको निकालना है इस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। वो कब आएगी, जब आप यहाँ पे इस वैल्यू को क्या रख दोगे, -1 रख दोगे। देखो इसकी कॉस थीटा की वैल्यू या तो 1 होती है, -1 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आ गया, या फिर आप कह सकते हो वी रीस्ट्राइकिंग 2 टाइम्स ऑफ वीएम हो गया मैक्सिमम वैल्यू। कब आएगा, एट जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो। वो कब होती है, ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई पर होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई, या टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट का वैल्यू ये है, पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है ना। चलो आखिरी पॉइंट इसमें दोस्तों कौन सा है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ट्रिपल आरबी। बहुत ही सिंपल है, अगर आप रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को डिफरेंशिएट कर देते हो, देखो डिफरेंशिएट, तो वो कहलाता है ट्रिपल आर बी। आपने पूरा डिफरेंशिएट किया तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब ये देखो क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं Vm sin ओमेगा टी, तो ये तो साइनसोइडल एक्सप्रेशन है, ये उसके आगे का मैक्सिमम वैल्यू है। तो भाई ये एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली चीज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो बस मैक्सिमम ट्रिपल आर बी कितना हो गया, ये वाली चीज। ओमेगा नॉट कितना है, 1/√LC एलसी। इसीलिए बार बार क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल आरबी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। तो ट्रिपल आरबी एल एंड सी दोनों पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू क्या होती है साइनसोइडल की, देखो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2/पाई इंटू वीएम, है ना। तो भाई इसकी भी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इसमें 2/पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज ट्रिपल आरबी कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको भाई। सबसे पहले मैंने आपको आर्क वोल्टेज बताया, जो कि आर्क को मेंटेन करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए वो, या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉन्टेक्स्ट। रिकवरी वोल्टेज पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है या आरएमएस वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, और आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है। ठीक है भाई, तो ये आज की पूरी वीडियो थी।
आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग इनोवेशन का एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है दोस्तों। आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और आप सभी के लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही शानदार बैच वहां पे लॉन्च हुआ है, आप उसको जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जरूर से जुड़ जाएगा सभी क्लासेस की अपडेट्स के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट से बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक पर आप क्या वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।